नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग 350 सवाल कर चुके हैं। आज करेंगे 351 नंबर सवाल से। टोटल हम लोग करीब 700 सवाल करने वाले हैं इतिहास से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है 351 नंबर सवाल कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा कि प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन है ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, यानी कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 352 नंबर सवाल। 352 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। वो है मिलिंद। याद रखिएगा कि ये जो तीन है, ठीक है, ऊपर दो और नीचे एक है, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिलिंद, यानी कि कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था, तो मिलिंद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 353 नंबर सवाल। 353 नंबर सवाल है कि महायान बौद्ध धर्म में बौद्धित्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है पद पानी के नाम से। याद रखिएगा कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं, तो पद पानी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 354 नंबर सवाल। 354 नंबर सवाल है कि जैन साहित्य को कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है 355 नंबर सवाल। 355 नंबर सवाल है कि किसके समय में बौद्ध धर्म अस्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। तो कनिष्क के, याद रखिएगा कि किसके समय में, तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म जो है यह स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 356 नंबर सवाल। 356 नंबर सवाल है मेरे दोस्त कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो ये थे मैत्रेयनाथ। याद रखिएगा कि योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, मैत्रेयनाथ जो थे ये योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 356 का। 357 नंबर सवाल है आपके सामने। सवाल है कि चाणक्य का अन्य नाम था, तो विष्णुगुप्त। याद रखिएगा कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने 358 नंबर सवाल। 358 नंबर सवाल है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो अशोक ने। याद रखिएगा कि वह शासक कौन था, तो अशोक ने अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। कौन किया था, तो अशोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो कारुवाकी। याद रखिएगा कि कारुवाकी ने वह पत्नी थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक, ठीक है, महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। तो ये बाहुबली के लिए। याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये संबंधित बाहुबली से, और किसके लिए की जाती है, तो बाहुबली के लिए की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है 361 नंबर सवाल है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एक एवं दर्शन है। तो जैन मत का। याद रखिएगा कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन मत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है 362 नंबर सवाल। देखिए 362 नंबर सवाल है मेरे दोस्त कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का। याद रखिएगा कि चाणक्य जो था ये किसका प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है 363 नंबर कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो ये किया था बौद्ध धर्म को। याद रखिएगा कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 364 नंबर सवाल। 364 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान
पियादसी भी था। तो ये था मौर्य सम्राट अशोक, ठीक है। यानी कि वह व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति था मौर्य सम्राट अशोक, जिसका नाम देवान पियादसी भी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 365 नंबर सवाल कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये किया था चाणक्य ने, ठीक है। याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने मदद की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 366 नंबर सवाल कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का, ठीक है। यानी कि सांची बौद्ध कला का, मूर्ति कला का निरूपण करता है, ठीक है। कौन? तो बौद्ध। चलिए नेक्स्ट है अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो ये है अजातशत्रु, ठीक है। अशोक है, बिंदुसार है और चंद्रगुप्त मौर्य, ये तीनों जो है ये मौर्य वंश का शासक है, और ये जो अजातशत्रु है ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था कुणाल। याद रखिएगा कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल जो है ये अशोक का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य राजवंश, ठीक है। याद रखिएगा कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? ये कहा था मेगास्थनीज ने, ठीक है। यानी कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो ये मेगास्थनीज ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 371 नंबर सवाल कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15, ठीक है। याद रखिएगा कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित किया गया था? तो कौटिल्य के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 372 नंबर सवाल कि किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? ये किया था शकों ने, ठीक है। याद रखिएगा कि शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया, ठीक है। किसने किया था? तो शकों ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है 373 नंबर सवाल कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा, ठीक है। यानी कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, तो ग्रीकों द्वारा भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है मेरे दोस्त 374 नंबर सवाल है कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय में। याद रखिएगा कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो मालूम नार, ठीक है। मामूल नार। याद रखिएगा कि किसने उल्लेख किया है? तो ये मामूल नार ने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि गुप्त किसके सामंत थे? तो ये कुषाणों के। याद रखिएगा कि गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे गुप्त। नेक्स्ट है अगला 377 नंबर सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये बम्बई में हुई थी। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो बम्बई में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि निम्नलिखित अंग्रेजी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। याद रखिएगा कि कांग्रेसी नेता दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के दौरान, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। स्थापना कब हुआ था? 1885 को हुआ था। याद रखिएगा 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था A.O. हुम के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है 380 नंबर सवाल। 380 नंबर सवाल है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन, ठीक है। याद रखिएगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के वायसराय के काल में, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापक कौन थे? तो ये था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, यानी कि ए.ओ. हम लोग क्या शॉर्ट में बोलते हैं? ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब किया था? यानी कि 1885 को किया था। ठीक है, 1885 को किया था। तो इसका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। याद रखिएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है ये हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 383 नंबर सवाल कि वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा कि वह कौन सा भारतीय था, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो दादा भाई नौरोजी था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 384 नंबर सवाल कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये भारतीय संघ के संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट है 385 नंबर सवाल कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। याद रखिएगा कि 9 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 9 दिसंबर 1885 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने है 386 नंबर सवाल है कि वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, और उसमें वायसराय कौन था? तो उसमें था लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा कि कौन था? लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला 387 नंबर सवाल कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। याद रखिएगा कि गदर पार्टी का जो स्थापना है ये लाला हरदयाल ने ही किया था। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1913 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, गदर पार्टी का जो मुख्यालय स्थित है ये सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं अगला 388 नंबर सवाल कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? तो ये आपको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और अगर आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तो मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 को। यानी कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्ले मिंटो जो था ये 1909 को हुआ था। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 390 नंबर सवाल कि भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये महात्मा गांधी के गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 391 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? ये था अरविंद घोष। ठीक है, यानी कि अरविंद घोष कौन पहले एक क्रांतिकारी थे? तो अरविंद घोष जो थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 392 नंबर सवाल। ठीक है, 392 नंबर सवाल है कि 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? ये था एनी बेसेंट। कौन था दोस्तों? 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखते हैं अगला 393 नंबर सवाल, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को। याद रखिएगा कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 394 नंबर सवाल कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 395 नंबर सवाल कि बंगाल विभाजन के विरोध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, यानी कि बंगाल विभाजन के विरोध विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किसने किया था?
तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 396 नंबर सवाल। 396 नंबर सवाल है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था अरविंद घोष। ठीक है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट है आपके सामने कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 को अलग हुआ था। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 को हुआ था। और बिहार से झारखंड कब हुआ था? तो दोस्तों ये 2000 ईस्वी को हुआ था। या 3 डेट याद रखिएगा कि बिहार जो है ये बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 को हुआ था। ठीक है, बिहार जो उड़ीसा से कब अलग हुआ था? उड़ीसा जो है बिहार से कब अलग हुआ था? 1936 को हुआ था। बिहार से झारखंड कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 398 नंबर सवाल। 398 नंबर सवाल है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये था श्रीमती एनी बेसेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। देखिए सवाल घुमाकर पूछ सकता है। यहाँ पे सवाल पहले पूछ रहा है 398 नंबर सवाल में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये था एनी बेसेंट थी, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन सवाल पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे सवाल हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। ये कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कब किया था? 1925 को कानपुर अधिवेशन में। और ये सरोजनी नायडू जो है ये यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। यूपी की, अगर सवाल पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये था सरोजनी नायडू। अगर मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 399 नंबर सवाल। 399 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था तो बदरुद्दीन तैयबजी। कौन था दोस्तों? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट देखते हैं 400 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस को से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ठीक है दोस्तों, तो हमने टोटल 400 सवाल कवर कर लिए हैं और कल हम लोग टोटल सवाल करने वाले हैं 201 नंबर सवाल से लेकर 400 नंबर सवाल तक। ठीक है, कल हम लोग टोटल देखने वाले हैं एक वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।